इन द लेट 1970s सैक्रामेंटो वेंट थ्रू अ नाइटमेयर जिसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा। व्हाट इफ मैं तुम्हें कहूँ कि देयर वाज अ मैन हु वंस वॉक्ड ऑन दिस स्ट्रीट जो कि ना ही जिंदा लगता था और ना ही डेड लगता था। sunken eyes, पेल स्किन, उसकी क्लोथ्स ज्यादातर ब्लड में ही स्टेन रहते थे। एक इंसान जो इंसान का और एक चलती फिरती लाश ज्यादा लगता था। He believed his body was dying. उसके ऑर्गन्स धीरे धीरे उसके ही शरीर में सड़ते जा रहे एंड बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, ना ही खाना ना ही पानी, पर खून। ब्लड वॉज अ लाइफ फॉर हिम। दिस इज नॉट अ वेम्पायर स्टोरी और ना ही ये कोई फोल्क टेल है, ये एक सच है। नेबर्स उसे स्ट्रेंज बुलाते थे और डॉक्टर्स इनसेन, बट सून मीडिया, पुलिस, बेसिकली इंटायर सिटी कॉल हिम समथिंग फार डार्कर देन दिस, अ मॉन्स्टर। वो एक वेम्पायर था जो ब्रॉड डे लाइट में चल सकता था, लोगों के डोर्स पर नॉक करता था अपने विक्टिम्स की तलाश में। एंड वंस दे आर फाउंड, उस जगह सिर्फ उनकी लाश मिलती थी जिसमें से सारा ब्लड ड्रेन किया जा चुका होता था। उनके शरीर को एक एम्प्टी शेल्स की तरह वहाँ पे छोड़ दिया जाता था और तभी इस ह्यूमन लाइक वेम्पायर को एक नाम दिया जाता है, द वेम्पायर ऑफ सैक्रामेंटो। रिचर्ड चेज, बोर्न ऑन 23 मई 1950, जिसके फादर का नाम इतना मेंशन नहीं हुआ, बट इसकी मदर का नाम था बीट्राइस। एंड ऑल्सो रिचर्ड की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था पल्मेरा। रिचर्ड जब छोटा था तो उनकी पूरी फैमिली एक बार ओरेगोन जाती है कैंपिंग के लिए, बट वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसने उनकी पूरी ट्रिप को ruin कर दिया था। उसकी मदर उसके फादर को एक्यूज करती है अबाउट हैविंग अ अफेयर विद अ वुमन इन द बुशेस, और इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स, एलिगेशंस के चलते ये पूरी ट्रिप ruin हो चुकी थी। Well, this is all to tell कि रिचर्ड का जो चाइल्डहुड था वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गया। He had to face many things, जिसमें सबसे बड़ा रोल उसके पेरेंट्स के बीच अनहेल्दी रिलेशनशिप का था। रिचर्ड की चाइल्डहुड में उसके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग अपनाई थी एंड बेसिकली इसी वजह से 5 की एज तक आते आते रिचर्ड के अंदर कुछ ऐसी आदतें रह गई और कुछ ऐसी आदतें आ गई जिनका एक चाइल्ड के अंदर होना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। He had the habit of doing cruelty with animals. उसको फायर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था एंड उसकी डेथ बेटिंग की हैबिट भी गई नहीं थी। हाउएवर इतने हार्ड चाइल्डहुड और ऐसी अजीब हैबिट्स के चलते हुए भी उसकी जो स्कूल लाइफ थी वो अच्छी गई। He had many friends. इसके बर्थडे पर भी ओवर 60 लोग आया करते थे, बट चीज़ें उल्टा टर्न लेती है जब वो अपनी एडोलेसेंस में आ जाता है। धीरे धीरे उसने अपने अंदर ड्रग्स की हैबिट डाली ली। He used to consume drugs such as LSD and many more. टीनेज में आते आते he got to know that he is important, जिसका मतलब होता है he is not capable of having sexual relationships with people. And इस चीज़ ने उसकी लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करा था। जब वो हाई स्कूल में था तो इन द ईयर 1965 उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी थी जिसका नाम था लिबी क्रिस्टोफर, बट उसकी इसी प्रॉब्लम के चलते एक ईयर के अंदर उनका ब्रेकअप हो जाता है। जब रिचर्ड अपनी अर्ली टीन में था तो उसका मानना था ही इज अ मेंबर ऑफ जेम्स यंगर गैंग। वो बहुत ज्यादा बिलीव करता था कि वो भी उन्हीं का एक पार्ट है। वो अपनी पिक्चर्स में से फेस को कट करके उनकी पिक्चर्स पर पेस्ट करने लगा था। उसका अपनी मॉम से एक काउ हैट की भी डिमांड की थी, हालांकि उसकी मॉम ने इसको रिफ्यूज कर दिया था। वेल, जेम्स यंगर गैंग इज अ टाइप ऑफ ग्रुप जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था। ये सब तो फिर भी समझ आता है, बट रिचर्ड की उस टाइम के अराउंड एक और वियर्ड हैबिट थी। वो अपने लॉज में जाकर नेकेड हीटर को ऑन करके एंड विंडोज को ओपन करके सो जाया करता था। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो अमेरिकन रिवर कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेता है, बट धीरे धीरे रिचर्ड्स के ग्रेड्स गिरने लगे थे। वो क्लासेस भी अटेंड नहीं किया करता था। कॉलेज के दौरान ही उसने कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया। कुछ साल उसने वहाँ काम किया एंड फिर उसने बाकी जॉब्स के लिए ढूंढना शुरू कर दिया था। जब उसकी और एज हो जाती है तो पता चलता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोकॉन्ड्रिया। ये एक सीरियस एंजाइटी डिजीज़ है जहाँ पे हम अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी बॉडी में या फिर हमारे ऑर्गन्स के साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन पर है। और यही रिचर्ड को भी लगता था। रिचर्ड को लगता था कि उसका हार्ट स्टॉप हो चुका है, वो बीट नहीं कर रहा है। उसको लगता था कि उसकी पल्मोनरी आर्टरी चोरी हो चुकी है। वो उसके हार्ट में है ही नहीं। वो विटामिन सी लेने के लिए अपने सर पर ऑरेंजेस रख देता था। इसे लगता था कि डिफ्यूजन की प्रोसेस से विटामिन सी उसके हेड में चले जाएगा।
And let me remind you once again, at this point he was still a heavy consumer of drugs. कुछ टाइम में ही उसे 2 लोग मिलते हैं और वो उन लोगों को कन्विंस करता है अपना अपार्टमेंट उसके साथ शेयर करने के लिए। रिचर्ड के पेरेंट्स उसे मंथली $50 दिया करते थे रेंट में से अपना शेयर देने के, बट वो लोग रिचर्ड के साथ ज़्यादा देर नहीं रह पाए बिकॉज रिचर्ड वॉज अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ मैन। वो घर में नेकेड रहता था, हमेशा ड्रग्स पर हाई रहता था और इन्हीं हैबिट्स के चलते अगर उनके घर में कोई विजिटर आ जाता था या फिर कोई रिलेटिव भी आ जाता था तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड बन जाती थी। उन दोनों ने रिचर्ड के साथ रहना बंद कर दिया। उसके बाद रिचर्ड उन दोनों में से ही किसी एक के भाई और उसके फ्रेंड्स के साथ शिफ्ट हो जाता है और उन लोगों का था एक रॉक बैंड एंड वहाँ पर रिचर्ड इंसिस्ट करता था कि उसे कॉन्ग्स प्ले करने आए, बट सिंस रिचर्ड वो प्ले नहीं कर पाता था और उसकी सिंगिंग भी अच्छी नहीं थी तो उनके बीच आर्गुमेंट्स होती थी कि वो रिचर्ड को अपने ग्रुप का मेंबर नहीं बनाना चाहते थे, बट रिचर्ड उस चीज़ के लिए बार बार इंसिस्ट करता था। इन्हीं आर्गुमेंट्स के चलते इवेंचुअली उन्हें भी रिचर्ड को छोड़ना पड़ा। अब रिचर्ड बिल्कुल अकेला था, ही हैड टू पे ऑल द रेंट ऑल बाय हिमसेल्फ। अब इन 1972 जून के महीने में उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है। रिचर्ड अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मदर उसे पॉइजन करने का ट्राई कर रही है, बट फिर भी उसकी मॉम उसके साथ रहने का ही डिसाइड करती है। एक बार की बात है, रिचर्ड कहीं अलोन ड्राइव कर रहा था, बट बेसिकली दैट वाज ड्रिंक एंड ड्राइव, तो उस वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड अरेस्ट होने के बाद वो सारा ब्रेव पुलिस पर डालता है, कहता है कि मैं उन्हें सू करना चाहता हूँ। वेल यहाँ तक आते आते ये तो पता लग चुका था कि रिचर्ड जो था वो मेंटली वेल नहीं था, उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम थी। जब अपने फादर के साथ रह रहा था तो कुछ टाइम में उसके फादर ने भी उसे वहाँ से निकाल दिया था बिकॉज उसके एक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हुआ करते थे। वो हमेशा ब्लैंकली खड़ा होकर अपार्टमेंट को देखता रहता था या फिर ब्लैंक स्टेयर करता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब था। उसके फादर को लगता था ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेंटली इल है, ये सब इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक इररिस्पॉन्सिबल और लेजी पर्सन है। रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होने लगा था। एक बार उसने आर्ग्यूमेंट में अपनी मदर से फोन छीन कर उसके सर पर मार दिया था। पुलिस बुलाई गई, बट सर उसकी मदर डिसाइड करती है कि वो उसे माफ़ कर दी। वो लॉस एंजलिस में भी जाता है अपनी ग्रैंडमा के साथ रहने के लिए, लेकिन इसकी ग्रैंडमा भी बताती है कि वो 2 बार आके उनके साथ रहा होगा और वो दोनों ही जो उनके एक्सपीरियंस थे रिचर्ड के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थे। रिचर्ड अपनी जॉब्स ठीक से नहीं करता था, काफ़ी अजीब बातें करता था, खुद से ही बातें करते रहता था, हमेशा काफ़ी ज़्यादा जोन आउट रहता था और हमेशा उसे ऐसा फील होता था कि उसकी ग्रैंडमा के घर में कोई इंट्रूडर आने वाला है। फाइनली 1973 में वो अपनी ग्रैंडमा का घर छोड़कर समर टाइम में सैक्रामेंटो वापस आ जाता है, बट उसकी वियर हैबिट्स अभी भी नहीं बदली थी। अब तो वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो साइंस बुक्स में से ऑर्गन्स को कट कर कर अपने रूम्स में पेस्ट कर लेता था जिससे वो जान पाए कि आखिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। एक बार तो वो अपनी हेल्थ को लेकर इतना ज़्यादा एंजाइटी में आ गया था कि उसने एम्बुलेंस तक बुला ली थी। हालांकि एम्बुलेंस वापस चली गई क्योंकि ऑब्वियसली इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ये सब बस उसके माइंड में है। उसकी मदर ने उसे बार बार इंसिस्ट करने पर डॉक्टर्स को भी दिखाया था, बट ऑब्वियसली कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाया कि उसको क्या प्रॉब्लम है। उसने इवन अपनी कैट को भी मार दिया था क्योंकि उसने एक टेलीविज़न शो देखा था जिसके अंदर कैट की सर्जरी की गई थी, आई मीन उसे एक मेडिकल हेल्प दी गई थी, बट उसको जेलसी फील होने लगी क्योंकि उसे लगता था, रिचर्ड को लगता था कि वो ट्रीटमेंट, वो जो उसके ऊपर सर्जरी की गई है वो रिचर्ड डिजर्व करता है, ना कि वो कैट को। लगने लगा था कि पीपल आर कंट्रोलिंग हिम, उसकी मदर उसका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इवन उसकी छोटी बहन भी उसका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो सबसे आर्ग्यूमेंट्स करता था कि तुम मेरा माइंड कंट्रोल करना बंद कर दे। इन्हीं सब आर्ग्यूमेंट्स के चलते रिचर्ड को उसका अपना अपार्टमेंट दे दिया जाता है। उसके अपार्टमेंट में उसके फादर भी कभी कभी आ जाया करते थे एक चेस गेम खेलने, बट अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद उसने एक और अपनी वियर्ड हैबिट पकड़ी। वो टाइम टू टाइम अपनी बाइसाइकिल पर जाता था, रैबिट्स परचेज करता था और इन रैबिट्स को कच्चा ही खा जाता था। जब उसके अपार्टमेंट में उसके फादर ने रैबिट्स को ऐसे मरा हुआ देखा तो उसके फादर ने इसके बारे में क्वेश्चन भी किया था, और जब इस चीज़ की कन्फेशन रिचर्ड ने अपने मुंह से उनके सामने की, वो कुछ नहीं कर, वो उस मैटर में और नहीं पढ़ना चाहते। 1976 में रिचर्ड को मेंटल इंस्टीट्यूशन में भी एडमिट किया जाता है, बट उसकी मदर उसे वहाँ से हटा लेती है एंड उसकी मेडिकेशन भी रुकवा देती है क्योंकि उसे लगता था कि ये मेडिकेशन उसके बेटे को एक ज़ॉम्बी जैसा बनाती जा रही। उस मेंटल इंस्टीट्यूशन में उसे एडमिट करने का रीज़न ये था क्योंकि रिचर्ड ने रैबिट ब्लड को अपनी वेन्स में इंजेक्ट कर लिया था और उसकी वजह से उसकी बॉडी
बिल्कुल मूव करना बंद कर दी थी, उसको बार बार वॉमिटिंग हो रही थी। वहाँ पर भी सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट हाँ, उसकी वो ब्लड पीने की आदत अभी भी नहीं गई थी। जैसे वो रैबिट्स का ब्लड पीता था, वहाँ पर भी उसने 2 बर्ड्स को पकड़ा था, उनकी नेक को क्रैक किया था और उसका ब्लड पिया था। देन वो कभी कभी थेरेपी डॉग्स का ब्लड भी कंज्यूम किया करता था। वहाँ के लोग उसे ड्रैकुला बुलाते थे। यहाँ से जब उसकी मदर उसे छुड़ा लेती है, तो वो अपने नए अपार्टमेंट में आता है। नए अपार्टमेंट में उसकी कंडीशन वापस से और ज़्यादा बिगड़ जाती। वो पपीज़ को लाता था, उनकी बॉडीज़ को बीच में से काट देता था एंड अपने ही अपार्टमेंट में टांग ही देता था। उनका ब्लड पीता था, उनका स्टमक ओपन करता था एंड उनके गट्स को कंज्यूम करता था। वेल, ये सुनने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। पहले तो वो अपनी मॉम को अपार्टमेंट में आने दिया करता था, बट धीरे धीरे उसने अपनी मॉम की एंट्री भी उसे अपार्टमेंट में बंद कर दी थी और वो सिर्फ एक क्रैक के थ्रू बात किया करती थी। 1977 अगस्त में पिरामिड लेक नेबूडा के पास रिचर्ड मिलता है, फुल्ली नेकेड। और तो सबसे वियर्ड बात ये थी कि उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ था। उसके ट्रंक में चेक किया गया तो एक बकेट थी फुल ऑफ लिवर। स्टार्टिंग में तो लगा कि शायद रिचर्ड कोई मर्डर करके आया है। उसके साथ एक डॉग भी था, लेकिन अब वो डॉग मिसिंग था, जिसके बारे में रिचर्ड ने बताया कि उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वेल, ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो गया था क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था। एक बकेट थी जिसमें इतना सारा लिवर था, आखिर ये कहाँ से आया, ये ऑर्गन्स उसने कहाँ से चुराए। बट जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला वो ब्लड जो था वो काउ ब्लड था और इसी वजह से उसके पास कोई भी केस फाइल नहीं हुआ। दिसंबर 1977 में वो एक पिस्टल बाई करता है। वेल, ऑफ कोर्स उसने इस पिस्टल को बाई करने के लिए अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स, अपनी मेंटल हेल्थ की जितनी भी हिस्ट्री रही है, वो सब कुछ छुपा लिया था। पिस्टल मिलने के बाद उसके एक्शंस और भी ज़्यादा वियर्ड हो गए थे। वो अपने अपार्टमेंट में लिटरली वॉल्स को शूट किया करता था। वेल, उसके माइंड में वॉइसेस चलती थी, उसको आवाज़ें आती थी खुद के ही दिमाग में, और वो उन सबको शांत करने के लिए अपने ही अपार्टमेंट में शूट करता था। धीरे धीरे वो शॉट्स वॉल से डॉग्स के हेड तक शिफ्ट हो गए। वो डॉग्स को शूट करता था, वो छोटी छोटी कंटेनर्स टाइप जहाँ वो शॉट करता था बॉल के पास रख देता था और ब्लड बहुत इजी तरीके से कलेक्ट उसके पास हो जाता था। वेल, उसकी मॉम को तो ये सब पता था क्योंकि रिचर्ड भले ही दूसरों को ये सब इन्फॉर्मेशन ना देता हो, बट उसकी मॉम तो उसके साथ सबसे ज़्यादा रहती थी। फिर भी रिचर्ड के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था और अकॉर्डिंग टू मी ये सब चीज़ें इनफ है रिचर्ड को मेंटली इल प्रूफ करने के लिए। अब शुरू होती है रिचर्ड की असली मर्डर सीरीज। 29 दिसंबर 1977 को ड्राइव बाय शूटिंग से उसने एक 51 ईयर ओल्ड पर्सन का मर्डर कर दिया था जिसका नाम था एम्ब्रोसी ग्रिफिन। ही वॉज अ इंजीनियर एंड अ फादर ऑफ टू। वेल, रिचर्ड ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। वो फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसकी मदर ने उसे क्रिसमस पर उसके घर आने से मना कर दिया था। वेल, उसकी मदर ने मना इसलिए किया था क्योंकि उसकी मदर की जो सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी बहन को पता था व्हाट काइंड ऑफ नेल रिचर्ड वॉज। उसके सामने ही एक बार रिचर्ड ने अपनी मॉम से आर्गुमेंट करते करते एक कैट को लिटरली बीच में से अलग कर दिया था। आई शुड से नॉट इवन दैट, उसने फिर उसके ब्लड को अपनी पूरी बॉडी पर लगाया था। और इसी इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद रिचर्ड ने एक वुमेन की गेट पर नॉक भी किया था, बट सिंस उसका गेट लॉक था तो रिचर्ड वहाँ से चले गया। रिचर्ड का मानना है कि जब वो किसी के घर के सामने जाता है एंड अगर उनका गेट बंद है तो ही इज़ नॉट इन्वाइटेड, बट अगर गेट खुला है तो उसका मतलब वो उसके लिए एक इनविटेशन है, वो लोग उसे इनवाइट कर रहे हैं अपने घर पर। वेल, इसी बिलीफ को मानते हुए एक बार वो एक कपल के घर में भी घुस गया था और वहाँ पे उसने बहुत से अजीब एक्ट्स किए थे। बट हाँ, वहाँ पे किसी का मर्डर नहीं हुआ था, बट स्टिल जो उसने वहाँ किया वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था। ही लव्ड हिज बेस्ट एट दैट प्लेस। 23 जनवरी 1987 को वो टेरेसा वॉलेट की गन ब्रेकिंग कर जाता है। वेल, टेरेसा उस टाइम पे 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। रिचर्ड ने उसे घर में घुसते ही सबसे पहले उसके हैंड में शूट किया, फिर उसके चिन में एंड देन उसके हेड में। एंड ये सब इतना हॉरिबल और क्रूअल था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उसने उसकी बॉडी को पूरी तरीके से बहुत ही क्रूअल तरीके से रूइन कर दिया था। उसके साथ इंटरकोर्स किया while stabbing a butcher knife in her stomach multiple times. उसने उसके ऑर्गन्स को उसकी प्लेस से शिफ्ट कर दिया था, उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी कट कर दिया था एंड एक योगर्ट कप से जो उसने उसी के ट्रैश में ढूंढा था उससे उसके ब्लड को कंज्यूम किया था। एंड उसके बाद रिचर्ड ने
डॉग्स पीसेस को उसके माउथ के अंदर स्टफ कर दिया था। ये सब करने के बाद भी उसने वहाँ पर कोई कवर्ड अप नहीं किया, सारे एविडेंस वहीं के वहीं छोड़ दिए। टेरेसा ये सब होने के बावजूद भी काफ़ी देर तक जिंदा थी। उसकी मदर ने भी रिचर्ड के पास कॉल किया था। इसने मदर बताती है कि वो बस वही अपनी वियर्ड बातें कर रहा था, यूएफओस, स्पेसशिप्स एंड लिटिल ग्रीन मैन्स। टेरेसा के मर्डर के 4 दिन बाद ही 27 जनवरी 1978 को उसने अपने थर्ड सबसे बड़े मर्डर को अंजाम दी। वो एवेलिन के घर घुस जाता है, जो कि एक 38 ईयर ओल्ड वुमेन थी। उस घर में उस टाइम पे उसका 6 ईयर ओल्ड सन जेसन भी था। उनके साथ उनकी नेफ्यू भी थी, जो कि एट दैट टाइम 22 मंथ ओल्ड थी सिर्फ, एंड वन मोर फ्रेंड जिसकी एज 52 थी, एंड वो फ्रेंड विजिट पर था। रिचर्ड ने घर में घुसते ही सबको हेड में शूट कर दिया। एवेलिन के साथ सबसे ज्यादा क्रुएलिटी की। सबसे पहले तो उसके ऑर्गन्स को रिमूव किया, एंड काफी बार उसने उसकी आई बॉल को भी रिमूव करने का ट्राई किया था। उसके प्राइवेट पार्ट्स ब्रूटली स्टैब थे। ये मर्डर इतना ज़्यादा हॉरर था, इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग था कि इसकी तरफ कोई देख भी नहीं पा रहा था। ड्यूरिंग ऑल दीज मर्डर्स वो हमेशा एक ऑरेंज कलर की जैकेट टाइप पहनता था, जो कि उसके फादर ने उसे गिफ्ट करी थी। काफ़ी सारे लोगों ने ये भी बताया कि एवेलिन के मर्डर के 1 दिन पहले वो सबके गेट्स पर जाके नॉक कर रहा था और उनसे न्यूज़पेपर की डिमांड कर रहा था। वेल, उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, लगता ही नहीं था कि वो एक रियल ह्यूमन है। उसकी अपीयरेंस एकदम ज़ॉम्बी टाइप हो गई। वेल, रिचर्ड को जब अरेस्ट किया गया था, वो पुलिस के साथ काफ़ी ज़्यादा अनकोऑपरेटिव था। वो यूएफएस के बारे में बातें करता था। उसका मानना था कि कोई इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, स्काइस पे यूएफओज है, सब उसकी जान के पीछे, क्योंकि वो ज्यूइश है। जेट्स एक्सप्लोर हो रहे हैं एंड न जाने क्या क्या। आगे जाकर उसने अपने मर्डर को भी कन्फेस कर लिया था कि हाँ, उसने मर्डर्स किया है, पर ज़्यादा लोगों का नहीं। उसका मानना था कि वो पॉइजन है, उसको आयोडीन और मर्क्यूरी से पॉइजन किया गया है, एंड सिर्फ ब्लड ही है जो उसकी हेल्प कर सकता है उसे जिंदा रहने में। एनिमल से बात नहीं चली, इसलिए उसने ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करना शुरू किया था। इन सब से ये तो प्रूव हो चुका था कि मेंटली रिचर्ड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसकी मेंटल कंडीशन पूरी खराब हो चुकी थी। आई मीन, कौन पर्सन है जो ये सब बातें बोलता होगा? उसका मानना था वो बहुत ज़्यादा वीक है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक पड़ती जा रही है, और अगर ऐसे ही वो वीक रहा तो वो नहीं जी पाएगा। ये वीकनेस को फिक्स करने के लिए ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी। जब उसका एक फ्रेंड मिलने आया था, तब भी उसने यही अजीब हरकतें की, अजीब बातें। उसका मानना था कि उसके खाने में उसे जहर मिला के दिया जाता है। जब खाने की चेकिंग भी करवाई गई थी उसके इंसिस्ट करने पर, तो पता चला था दैट फूड इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, बट उसके डेल्यूजनल्स, उसके थॉट्स, उसके माइंड में जो सब चल रहा था, ये सब उसे बिल्कुल कुछ सोचने नहीं दे रहा था। उसे बस ये डर रहता था कि नाजी के यूएफओस आ रहे हैं एंड इवेंचुअली दे विल किल एवरीवन। 1979 में उसे 6 मर्डर्स के लिए गैस चैम्बर से डेथ पेनल्टी मिलती है। वेल, इस केस में एक और बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ है कि रिचर्ड की मॉम ने कभी भी रिचर्ड को अपोज नहीं किया। वो मांगती थी कि जो भी लोग परे हैं, जो भी लोग विक्टिम्स हैं, उनकी गलती है, उनके आसपास के लोगों की गलती है, पुलिस की गलती है कि वो उसके बेटे से उन लोगों को नहीं बचा पाए। वेल, 29 दिसंबर 1980 प्रिजन में एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि थी रिचर्ड चेस की। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रग इन्फ्लुएंस में थी, लाइक 36 टाइम्स मोर देन यूजुअल। जब उसके पास देखा गया तो वहाँ पे 4 पेपर्स पड़े हुए थे, 2 के अंदर रैंडम स्क्वायर्स बने हुए थे और एक बहुत अजीब सा लाइक सिंबल और वी कैन से कोड बना हुआ था, जिसका मीनिंग नहीं पता लग पाया। और बाकी के जो 2 बचे हुए पेज थे, उनके ऊपर उसने लाइक कुछ ऐसा लिख रखा था जिनसे पता चलता है कि उसने ये ओवरडोज, ड्रग्स का ओवरडोज इसलिए लिया था क्योंकि उसको वॉइसेस सुनाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, और इन वॉइसेस को कम करने के लिए, इन वॉइसेस को बंद करने के लिए वो ड्रग्स कंज्यूम करता है। इतने ज़्यादा ड्रग्स उसकी बॉडी में जाने से उसकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं देती एंड ही डाइड। सबसे पहले एनिमल्स का ब्लड और फिर सीधा ह्यूमंस का ब्लड। तो क्या मॉन्स्टर्स सिर्फ फोक टेल्स और स्टोरियोज में होते हैं? बट ये वाला मॉन्स्टर तो एक नॉर्मल पर्सन था, एक लिविंग वैम्पायर ऑन द स्ट्रीट्स। This case only proves one thing, that sometimes monsters are not only in the stories. It could be outside your door, knocking, or maybe waiting for the invitation.